फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबी स्टेप ट्यूटोरियल्स। आज जो है हम सीआईबी के जो सेकंड पेपर है बीएफएम उसका जो थर्ड यूनिट कर रहे थे उसका पार्ट बी करेंगे, जिसमें हम करस्पॉन्डिंग बैंकिंग से रिलेटेड पढ़ चुके थे। तो हम आज एनआरआई बैंकिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें एनआरआई बैंकिंग में क्या होता है, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एनआरआई कस्टमर्स कौन होते हैं या एनआरआई हम किसको बोलते हैं। हर किसी को हम एनआरआई नहीं बोल सकते, ठीक है। फॉरेन कोई घूमने जा रहा है तो वो एनआरआई नहीं है, वो केवल एक विजिटिंग फॉरेन कस्टमर, उनका फॉरेन गेस्ट होता है उस पर्टिकुलर कंट्री का, ठीक है। तो अपना देखिए क्या होता है कि एनआरआई होने के लिए पर्टिकुलर, जैसे हम इंडिया के कंसेप्ट में भी बात कर रहे हैं सारी, ठीक है। तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है, मतलब इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अब कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि वो इन्फिनिट पीरियड के लिए, आपको टाइम पीरियड नहीं पता, हो सकता है 1 साल 2 साल, आपको कोई टाइम पीरियड का आइडिया नहीं है कब तक के लिए वो गया है एम्प्लॉयमेंट या कोई भी अदर बिजनेस कैरी आउट करने के लिए फॉरेन गया है, तो वो एनआरआई कहलाता है, ठीक है। अब इंडियन जो होते हैं सिटीजन्स, यूएनओ या वहाँ की फॉरेन गवर्नमेंट या कोई भी असाइनमेंट अब्रॉड वगैरह में उनको असाइंड होता है और वो वहाँ जा रहा है उस चीज़ के लिए। इसमें भी आपको देखिए टाइम पीरियड हमें नहीं पता, ठीक है ना। अगर आपका पता है कि पीरियड जाना है तो वो एनआरआई नहीं होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, पहले 182 डेज़ का चलता था कि 182 डेज़ में अगर बाहर गया है तो वो एनआरआई कस्टमर्स हैं। अब इन्फानाइट पीरियड का कर दिया है, आपको आइडिया नहीं होता है कि कब का क्या है, ठीक है। ऑफिशियल ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एंड असाइनमेंट फॉरेन गवर्नमेंट के साथ, ठीक है ना। मीन्स क्या हुआ, जो आपके ऑफिशियल सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं पब्लिक सेक्टर में, वो आपके गए हैं किसी असाइनमेंट में बाहर फॉरेन कंट्री में, तो वो भी आपका एनआरआई कहलाता है कस्टमर, ठीक है। उसके बाद अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, मान लीजिए आप इंडियन थे, आपने एनआरआई हो गए, वहाँ जाके रहने लगे, ठीक है। अब क्या हुआ, मे भी आपने वहाँ की सिटीजनशिप ले ली, नहीं ली, जो भी है। अब मान लीजिए आपके बच्चे वगैरह वहाँ पे सब हो गए और आपकी मतलब फैमिली वहाँ पे ग्रोथ कर गई। अब देखिए जो वो पर्सन है ना, वो इंडियन ओरिजिन का कहलाता है, ठीक है। मतलब उनका जो बैकग्राउंड है, जो पैदाइश है, वो इंडियन है, लेकिन अब वो वहाँ पे रहने लगे, उन्होंने सिटीजनशिप बच्चों की वहाँ की हो गई सब, ठीक है। लेकिन उनको पीआईओ कार्ड इश्यू होता है, ठीक है। तो वो उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान इंक्लूडेड नहीं होता है, ठीक है। बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है वो इंक्लूड नहीं करेंगे हम, ठीक है। इसमें क्या मतलब है कि अगर कोई इंडियन ओरिजिन मतलब एनआरआई कस्टमर है, इंडियन सिटीजनशिप वाला, वो पाकिस्तान या बांग्लादेश जाके बस गया, वहाँ पे उनका ऐसा ग्रोथ हो रहा है, तो वो पीआईओ नहीं कहलाते हैं, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं कहलाते हैं। अब क्या हुआ, अब किसी भी टाइम पे अगर उन्होंने इंडियन पासपोर्ट होल्ड किया है ना, तो वो मतलब पीआईओ कहलाते हैं, ठीक है ना। देखिए वही चीज़ बताई मैंने कि इंडियन पासपोर्ट कभी भी रहा, ठीक है, अब नहीं है, ठीक है, सिटीजनशिप चेंज के लिए कोई बात नहीं। He is either of his parent or any of its grandparent was a citizen of India by a virtue of Constitution of India और Citizenship Act 1955, ठीक है ना। वही चीज़ मैंने बोली कि कोई भी एक पेरेंट्स बोथ भी हो सकते हैं, कोई एक सिंगल पेरेंट भी हो सकता है। मान लीजिए कोई इंडियन आदमी है, फॉरेन वुमेन है, या फॉरेनर आदमी है, इंडियन वुमेन है, कोई भी ऐसा केस हो, या ग्रैंड पेरेंट्स आपके अगर इंडियन होते हैं ना, तो आपको पीआईओ कार्ड इश्यूड होता है या आप पीआईओ कंसिडर किए जाते हो। बच्चों की बात हो रही है यहाँ पे इस केस में। देखिए लास्ट टाइम ना इससे रिलेटेड एक केस स्टडी थी, मतलब पेपर में नहीं थी, पेपर में एनआरआई से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे लास्ट टाइम, लेकिन इससे रिलेटेड केस स्टडी से प्रीवियस कुछ पेपर्स में देखी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अगर आपका स्पाउस इंडियन सिटीजनशिप रखता है तो भी आपको पीआईओ माना जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है, क्योंकि जो केस स्टडीज बनते हैं ना वो इसी बेसिस पे बनते हैं ना, ठीक है। अब क्या हुआ, ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज क्या होती हैं। देखिए ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज जो के ओवरसीज फर्म्स होते हैं, ट्रस्ट होते हैं, एक्स कंपनीज, मतलब जो भी कोई कंपनीज वगैरह होती हैं वो, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो ओनरशिप होती है वो एनआरआई के पास होती है, ठीक है ना। जो भी इनके ओनर होंगे वो एनआरआईज होंगे और उनकी 60% की रहती है उनकी, ठीक है। जो ओनरशिप रहेगी मिनिमम 60% किसी एक पर्सन की रहेगी, एनआरआई पर्सन की, तभी वो ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडी कहलाते हैं, ठीक है। अब हो गया, अब देखिए एक बात बोलिए कि 2003 के बाद से जो ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडी है उनको एज ए इन्वेस्टर आरबीआई ने क्लासिफाई कर दिया है, ठीक है। मतलब जो भी मैंने पीछे बताया ना आपको, उसमें एनआरआई और पीआईओ कौन होते हैं, कौन किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये आपको याद रखना है। क्योंकि जब केस स्टडीज आएंगी तो कभी कभी कैसे केस स्टडी होती है कि उनका एक बेटा था, उन्होंने ऐसे किया, ये हो गया, वो इंडियन ओरिजिन का। अब ये फिर क्वेश्चन आएंगे कि इनमें से पीआईओ कौन है, एनआरआई कौन है। एग्जाम्पल मैं देती हूँ, ऐसे आते नहीं, तो मतलब इस टाइप के, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, ठीक है।
अब एनआरआई क्या होता है, एनआरई कौन कौन से अकाउंट रख सकते हैं, क्या रहता है, ठीक है। देखिए 3 टाइप के अकाउंट ये लोग रख सकते हैं, एनआरई, एनआरओ एंड एफसी एनआरबी। एफसी एनआरबी जो होती है ये आपकी एफडीज होते हैं, एनआरई एनआरओ अकाउंट होते हैं। अब देखिए एनआरई अकाउंट क्या होता है, फॉरेन करेंसी में होता है आपका, आप वहाँ की जो करेंसी आ रही है उसके लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है। एनआरओ क्या है आपका, एनआरओ जो है आपका ये आपका जो इंडियन रेमिटेंसेज होते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ इंडिया में रहते थे, आपका घर है आपका, उसका कोई रेंट दे रहा है, या आपने कहीं पे कुछ अपने पहले इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं जिसके इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, इस टाइप मतलब इंडियन रेमिटेंसेज जो है, जैसे आप फॉरेन जाके बस गए ठीक है, लेकिन इंडिया में कुछ आपके ऐसे हैं असेट्स हैं जिससे आपको पैसा मिल रहा है, और कौन सी करेंसी में, इंडियन करेंसी में, डोमेस्टिक करेंसी में। तो फिर आप उसको एनआरआई अकाउंट में नहीं डाल सकते क्योंकि वो फॉरेन करेंसी में होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उस इसके लिए आपका एक अकाउंट इंडिया में खोलते हैं आप किसी बैंक में, वो अकाउंट एनआरओ कहलाता है, अगर एनआरआई कस्टमर को इंडियन करेंसी के लिए अकाउंट खोल रहा है, ठीक है। अब देखिए एनआरई अकाउंट क्या होते हैं, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट, ठीक है। कैसे होते हैं, कोई भी एनआरआई के द्वारा खोले जा सकते हैं, मेंटेन किए जा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो रेमिटेंसेज हैं वो अब्रॉड से आती हैं, ठीक है, चेक्स के थ्रू आती हैं, ड्राफ्ट के थ्रू आती हैं, या अंदर एनआरई अकाउंट के थ्रू आ सकती हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, फॉरेन करेंसी में सारी वो रहती हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह रहते हैं, आपके ट्रैवलर चेक लगते हैं, आरबीआई एनआरआई लगाते हैं, टेम्परेरी विजिट जो करते हैं इंडिया में, ठीक है। अब क्या हुआ, आपके सेविंग फंड अकाउंट खुल सकता है इसके साथ, ठीक है ना। आपका करंट अकाउंट भी रहता है, आरडी रहती है, टर्म डिपॉजिट रहता है। मिनिमम पीरियड क्या रहता है, 1 ईयर के लिए आपको कराना पड़ता है। जैसे अभी क्या होता है, आप 14 डेज का करा सकते हैं, इंडियन कस्टमर्स जो होते हैं 1 मंथ का करा रहे हो, 2 मंथ का करा, इनका मिनिमम पीरियड 1 ईयर ही होता है, ठीक है। अब देखिए एनआरआई का क्या है, एनआरआई अकाउंट्स में ज्वाइंट अकाउंट हो सकते हैं, पर पर्सन जो है ना वो इंडियन रेजिडेंट के साथ अलाउड नहीं होता है। अगर आपको इंडियन, अब मुझे हर बैंक का नहीं पता है, पर कुछ बैंक्स में ये होता है कि फॉर्मर एंड सर्वाइवर आप खुलवा सकते हो, कि अगर इन केस कुछ हो जाता है एनआरआई को, तो वो सर्वाइवर अगर इंडियन ओरिजिन का है तो ठीक है, सर्वाइवर में आप खुलवा सकते हो, बट अदरवाइज ज्वाइंट आपको अगर खुलवाना है तो दोनों का एनआरआई होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप इंडियन ओरिजिन के जो रेजिडेंट इन इंडिया वाले कस्टमर्स होते हैं, जो भी इंडिया में रिजाइड कर रहे हैं, उनको आप ज्वाइंट अकाउंट होल्डर नहीं बना सकते एनआरई अकाउंट्स में, ठीक है। इसमें क्या होता है, लेन परमिटेड नहीं होती है एनआरई अकाउंट में, जो सेविंग फंड्स में अकाउंट में बैलेंस होल्ड होता है ना, उस पर आप लेन मार्क नहीं करते हो, ठीक है, परमिशन नहीं है, ठीक है। कर देते हो वो अलग चीज़ है, लेकिन परमिशन नहीं है आरबीआई के थ्रू गाइडलाइंस में। अब देखिए परमिटेड क्रेडिट्स कौन से हैं, मतलब कौन कौन से टाइप के क्रेडिट इस अकाउंट में आ सकते हैं, ठीक है। अब हम इस चीज़ की बात करेंगे, हमने एनआरई अकाउंट क्या होता है समझ लिया, अब हम उसमें किस टाइप के रेमिटेंसेस परमिटेड है, किस टाइप के मतलब क्रेडिट आ सकते हैं, किस टाइप के डेबिट कर सकते हो, तो वो सब चीज़ देखेंगे। तो क्या होता है, अगर आपका एनी रेमिटेंस टू इंडिया इन एनी परमिटेड करेंसी, ठीक है, मीन्स आप इंडिया में रेमिटेंस कर रहे हो, किसी भी करेंसी में आप कर सकते हो एनआरई अकाउंट में, ठीक है। पर्सनल चेक जो ड्रॉन होते हैं फॉरेन करेंसी में, वो इस अकाउंट में लग सकते हैं। ट्रैवलर चेक्स, बैंक ड्राफ्ट जो होते हैं परमिटेड करेंसी, जो भी फॉरेन करेंसी है उसमें हो सकता है, ठीक है। फॉरेन करेंसी बैंक नोट टेंडर ड्यूरिंग हिज टेम्पररी विजिट, ठीक है, मीन्स कई बार आपने कहीं पे विजिट किया, आपको वहाँ पे फॉरेन करेंसी मिली उस कंट्री की, तो आप उसको वहाँ के जो अकाउंट है वहाँ पे लगा डाल सकते हो उस अकाउंट में, ठीक है। ट्रांसफर फ्रॉम एनी अदर एनआरई एफसी एनआरबी अकाउंट, ठीक है, वही चीज़ है कि आपके जो दूसरे एनआरई अकाउंट्स हैं, या आपके अपना एफडी बनवाई उसको ब्रेक करोगे तो वापस किस अकाउंट में ही जाएगा ना, तो वो इसमें आ जाता है, ठीक है। और क्या हुआ अब आपका एनी अदर क्रेडिट इफ कवर्ड अंडर जनरल परमिशन, तो वो आ जाएगा, ठीक है। मीन्स एक बेसिक बताया गया है कि किस टाइप के क्रेडिट्स अलाउड होते हैं, ताकि आपको जो डेफिनेशन है एनआरई अकाउंट्स की या वर्किंग है वो इजीली पता चल जाएगी क्या करना है। अब डेबिट्स कौन से होते हैं, लोकल पेमेंट्स वगैरह डिसबर्समेंट अलाउड होता है, आउटसाइड अगर आपको इंडिया से भेजना है तो अलाउड होता है, एनआरई एफसीएनआर अकाउंट और खोल सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसमें, ठीक है, मतलब इस जो अकाउंट है उससे दूसरे एनआरई और एफसीएनआर भी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शेयर्स और सिक्योरिटीज़ में एनआरई अकाउंट्स का यूज़ करके, ठीक है। तो ये है। अब देखिए आपको जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जस्ट ग्लिम्स है, इतना ध्यान नहीं देना है, आपको चेकबुक मिलेगा, डेबिट कार्ड मिलता है आपको, ठीक है, नॉमिनेशन फैसिलिटी होती ही है, और उसके बाद जो आपका इनकम टैक्स वैट जैसे इनकम गिफ्ट टैक्स वेल्थ टैक्स होते हैं, सब एग्जम्प्टेड होते हो। अगर आप जहाँ पे फॉरेन करेंसी में हो वहाँ पे टैक्स वगैरह पे कर रहे हो इसी चीज़ के लिए, तो आपको यहाँ पे दोबारा नहीं करना पड़ता, ठीक है। रेजिडेंट्स कैन ऑपरेट ऑन बेसिस ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी ग्रांटेड बाय द अकाउंट होल्डर, ठीक है, मीन्स क्या हुआ, मान लीजिए कोई एनआरई कस्टमर है, वो बार बार इंडिया नहीं आ सकता,
तो वो ट्रांजैक्शन करने के लिए ना पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता है किसको, जो इंडिया में पर्सन कोई रिजाइड कर रहा है, उसका फैमिली मेम्बर या कोई भी, ठीक है, जो भी कोई भी है, तो वो परमिट कर देता है, पावर ऑफ अटॉर्नी बना के उसको दे देता है। वो पावर ऑफ अटॉर्नी बैंक में लग जाती है और उसके बेसिस पे वो उसको जो सेकंड पार्टी है उसको अलाउड हो जाता है कि वो जो ट्रांजैक्शन अलाउड किए गए हैं पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए, तो वो उनको यूज कर सकता है। ठीक है, अब क्या हुआ, जो आपका टेम्प्रेरी ओवर ड्रॉइंग होता है वो 50,000 तक एनआरई सेविंग अकाउंट्स में अलाउड होता है, उसके ऊपर आप ओवर ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, विड्रॉ आप मतलब से ज़्यादा नहीं ट्रांसफर कर सकते, 50,000 की लिमिट होती है। ठीक है, और ये भी लिमिट क्या है, आपको 2 वीक्स के अंदर क्लियर करनी होती है किसी भी हालत में, जैसे जो आपने करा है अगर एक्स्ट्रा ऊपर जा रहा हो। ठीक है, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट, एनआर अकाउंट। एनआर अकाउंट क्या होता है, रुपी अकाउंट होता है जो मैंने बताया था। ये इंडियन रेजिडेंट्स के द्वारा भी खोला जा सकता है जो फॉरेन कंट्रीज में गए हैं किसी पर्पज से, उनको पता नहीं है वो कब वापस आएंगे, और फॉरेनर्स के द्वारा, फॉरेन टूरिस्ट के द्वारा भी एनआरओ अकाउंट खोला जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें एनआरओ, एनआरई, एफसी, एनआरबी सब जगह से ट्रांसफर किया जाएगा। एनआरई से जब आएगा फॉरेन कंट्री में तो उसको हम पहले वापस से रीट्रांसफर करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, एक्चुअली जो करेंसी है उसको डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, फिर इस अकाउंट में आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि जो रेजिडेंट होते हैं वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट एनआरओ का जो होता है ना वो वैसे खुल सकते हैं, मतलब नॉन एनआरआई कस्टमर जो है वो नॉर्मल ये जो अकाउंट्स है ना ये आपका एनआरओ अकाउंट से आराम से खोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, आपको मैच्योरिटीज इनकम फ्रॉम अदर इन्वेस्टमेंट ऑफ नॉन रिपार्टेबल बेसिस। ठीक है, मीन्स वही जी मैंने बताया, आपका वेजेस है, इंटरेस्ट है, ये सब चीज़ें हैं जो भी है वो सब इसमें आते हैं। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन अकाउंट सब्जेक्ट देखिए हम लोग ये कि आपका जो इनकम टैक्स के जैसे उसमें क्या था, आपके एनआरई अकाउंट में आपको एग्जम्प्ट कर दिया गया था गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ठीक है, इससे, लेकिन इसमें आपको टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, टैक्स अगर कैटेगरी में आप आ रहे हो तो। अब देखिए एनआरओ अकाउंट में परमिसेबल क्रेडिट कौन से होते हैं, जो भी रेमिटेंसेज अब्रॉड से आ रहे हैं वो करेंसी ले सकते हैं। अगर आपने इंडिया में कोई विजिट किया है और उसकी जो करेंसी बनी है तो वो आप करेंसी इसमें डाल सकते हो। जो भी आपकी लेजिमेट ड्यूज़ है, इंडिया में कोई रेंट है, किसी को कोई सामान बेचा वो पैसा आना है, तो कोई भी अगर आपका जो भी ड्यूज़ हैं वो इस अकाउंट में आते हैं। ठीक है, अनदर आपके एनआरओ वगैरह जो भी नॉर्मल अकाउंट्स है उससे ट्रांसफ़र करने के लिए, जनरल अकाउंट्स किसी भी अकाउंट से ट्रांसफ़र करने के लिए आप यूज़ करते हो, ये सब परमिसेबल क्रेडिट्स हैं। डेबिट कौन कौन से परमिसेबल है कि आप लोकल इंडियन रुपये में कोई भी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, और रेमिटेंस कह सकते हो आउटसाइड इंडिया में करंट इनकम की। ठीक है, अगर अकाउंट होल्डर जो है ना वो एप्लीकेबल टैक्सेस पे कर रहा है। ठीक है, एनी अदर ट्रांजैक्शन इफ कवर्ड अंडर जनरल, मतलब ये कि अगर और कोई भी ट्रांजैक्शन जो कवर्ड कर दी गई है इसके अंडर में आरबीआई के थ्रू, तो वो भी इसमें आ जाता है। ठीक है, अदर फैसिलिटीज कौन कौन सी होती हैं, देखिए क्या होता है, एन अमाउंट ऑफ अप टू $1 million कैन बी repatriated out of funds held in an account for permissible transaction subject to payment of income tax at applicable rate। ठीक है, मीन्स क्या वो वही चीज़ है कि अगर आपके पास जो पैसा है जो भी इकट्ठा हुआ है इसके थ्रू एनआर अकाउंट में, तो उसमें आप जो $1 million USD होता है उसको लेके आप फंड्स को दोबारा रिपैट्रिएट कर सकते हो और उसमें इनकम टैक्स लगता है। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए कोई फॉरेन टूरिस्ट है जो इंडिया में अकाउंट खोलना चाहता है तो उसका अकाउंट टेम्प्रेरी होगा जब तक वो विजिट कर रहा है इंडिया को। ठीक है, तो इस अकाउंट में जो हेल्ड होता है ना पैसा, वो रेमिटेंस करने के लिए पहले अपने आप ही कन्वर्टर कर लेता है। ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा फॉरेन करेंसी में, फॉरेन करेंसी से इंडियन करेंसी में, तो वो ईजिली अकाउंट होल्डर के अकाउंट से पे करने में ईजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, हाँ देखिए, अब देखिए ये चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने मान लीजिए आपका जनरल सेविंग अकाउंट है किसी बैंक में और आप एनआरआई कस्टमर मतलब एनआरआई हो गए हो, तो आप बैंक को इन्फॉर्म करोगे और उस अकाउंट को जनरल से एनआरआई अकाउंट में कन्वर्ट कराओगे। ठीक है, नॉमिनेशन फैसिलिटी इसमें भी होती है, चेकबुक होता है, डेबिट कार्ड होता है, सब होता है। अब देखिए फॉरेन करेंसी एनआरबी अकाउंट कौन कौन से होते हैं, ये एफडीज अकाउंट होती हैं जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस खोलते हैं। इसमें जो करेंसीज होती हैं डिस्टिंग्विश करेंसी, यूएस डॉलर, यूरोपियन, यूरोक्रेट, ब्रिटेन पाउंड्स एंड जापानीज येन एंड सीरियन एयूडी। ठीक है, अब एनआरआई क्या करते हैं कि इन टर्म डिपॉजिट्स बना लेते हैं, कितने पीरियड, 1 साल के लिए। ठीक है, मैक्सिमम पीरियड जो आपका इसमें रहता है वो 3 years रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, फॉरेन करेंसी, द डिपॉजिट्स आर इन फॉरेन करेंसी एंड आर रिपेड इन द करेंसी ऑफ इश्यू अलॉन्ग विद इंटरेस्ट इन फॉरेन करेंसी इटसेल्फ। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, मतलब आपका जो फॉरेन करेंसी है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट वगैरह आ रहा है, जो भी आ रहा है,
वो सब आपका डिपॉजिट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप परमिटेड क्रेडिट डेबिट जो होता है कि ऑल क्रेडिट्स एंड डेबिट आर परमिटेड फॉर एनआरई अकाउंट, आर परमिटेड फॉर एसएनआरबी अकाउंट, ठीक है। मीन्स जो क्रेडिट एंड डेबिट की कंडीशंस हमने आगे देखी थी कि वो इसमें लग रही हैं, वही यूज़ होती हैं आपके जब आप करते हो पम्प, जो भी क्रेडिट एंड डेबिट परमिसिबल होता है वो उसके अंदर आता है, ठीक है। अदर फैसिलिटीज़ कौन सी हैं? एक्सचेंज रिस्क नहीं होता, तो अकाउंट होल्डर में इंटरेस्ट एक्सचेंज रेट की फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। रिपैट्रिएशन ऑफ प्रिंसिपल अमंग अलॉन्ग विद इंटरेस्ट इज परमिटेड, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, आपका जो पैसा इंडिया में इकट्ठा हुआ उस अकाउंट में, उसको रिपैट्रिएट करना, यहाँ से बाहर भेज देना, ठीक है। इंटरेस्ट पीरियड ऑन बेसिस ऑफ 360 डे, ठीक है। मीन्स क्या हुआ कि आपका इंटरेस्ट जो है वो 360 डेज में आता है, या आप उसको कुमुलेटिव करके 180 डेज में 6 मंथ का निकाल सकते हो, ठीक है। अब नॉमिनेशन फैसिलिटी होती है, ठीक है। इनकम अर्न जो भी होता है, ठीक है। बाकी बैलेंस वगैरह जो भी हेल्ड होता है फॉरेन करेंसी में हेल्ड होता है एफसीएनआरबी में, ठीक है। तो इतना ही था। मिनिमम 1 ईयर का होता है, मैक्सिमम 5 ईयर के होता है इसका टर्नओवर, ठीक है। और इसमें फेडाई अनाउंसेस द लिबोर रेट्स फॉर कंपटीशन ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन एनआरई एंड एफसीएनबीआर। मीन्स क्या हुआ, जो आपका लिबोर है उसने एनआरई एंड एफसीआरबी अकाउंट्स में ये अनाउंस कर दिया है कि कैसे इंटरेस्ट रेट कौन से क्या रहेंगे, ठीक है। आपका ये हिंदी फ्लैंक से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए फैसिलिटीज़ एनआरआई को क्या दी जाती हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कर सकता है वो शेयर्स और सिक्योरिटीज़ में, ठीक है। 2 टाइप से होते हैं, एक रिपैट्रिएशन बेसिस पे होता है। रिपैट्रिएशन क्या होता है कि आपने जो भी सिक्योरिटीज़ या शेयर्स में फंड्स में पैसा लगाया, आप उसको बड़े आराम से बिना किसी रोक टोक के फ्रीली इंडिया से फॉरेन में भेज सकते हो, ठीक है। एफसीएनआरबी अकाउंट, एफसीएनआर एनआरई अकाउंट के थ्रू। अब देखिए दूसरा क्या है, ये कैटेगरीज होती हैं, इन्वेस्टमेंट अंडर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अंडर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम, परचेज एंड सेल ऑफ, मतलब काफ़ी सारे हैं, ठीक है। अब देखिए अदर इन्वेस्टमेंट कौन सी होती हैं, एक तो आपका यूनिट ऑफ यूटिलिटी एंड म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। तो आपका ये एनआरआईज जो होते हैं वो परमिटेड होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, किसमें, जो भी आपके म्यूचुअल फंड्स हैं या यूटीटीआई हैं, जो आपका रिपैट्रिएट हो जाएगा इंडिया से बाहर जाने के लिए अलाउड होता है, ठीक है। फिर आपका कंपनी डिपॉजिट्स होते हैं। कंपनी डिपॉजिट्स क्या हुआ, जो आपके कोई भी डिपॉजिट्स हैं तो आपको एफडी बनवानी तो 1 ईयर से 3 ईयर के बीच में बनवा सकते हो, रिपैट्रिएबल होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म एंड प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो इसके थ्रू, इन्वेस्टमेंट इसमें भी कर सकते हो। और कैपिटल कंट्रीब्यूशन में भी अलाउड होता है। एग्रीकल्चर वगैरह का जो होता है इसमें नहीं होता है, एंगेज नहीं होता है ये, ठीक है। रियल एस्टेट बिजनेस वगैरह से रिलेटेड होता है। और क्या है, इनकम इन इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब आपका जो हाउस वगैरह है, लैंड है, आप उसको उस पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। एनराइज परमिटेड होते हैं, ठीक है। रिपैट्रिएशन ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब मान लीजिए आपने जो जमीन थी, जो घर था, कुछ भी था, उस प्रॉपर्टी को जो इमूवेबल है आपने उसको बेच दिया, ठीक है। रिपैट्रिएशन किया, रिपैट्रिएशन मीन्स क्या हुआ, जब वो कटिंग होगी तो आप उसका यूज़ करके उसको दोगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब नॉट, ठीक है, इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है। अदर इन्वेस्टमेंट्स कौन से हुए, जो आपकी डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल्स वगैरह है, उनको चेक करना, तो ये सब आपके अदर इसमें आ जाता है, ठीक है। अब देखिए एडवांसेस जो दिए जाते हैं, मींस लोन जो दिए जाते हैं, तो रुपी लोन इन इंडिया, अगर आप क्या चाहते हो एनआरआई कस्टमर्स को इंडियन करेंसी में मिल जाए तो वो एक अकाउंट उसके लिए खुलवाते हैं, अपना जो खुला होता है तो वही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और पर्सनल पर्पस के लिए चाहिए आपको लोन चाहिए, मान लीजिए मार्केटिंग करने के लिए चाहिए, एजुकेशन लोन चाहिए, तो सारे लोन इसके अंदर में आते हैं, वो हम देख लेंगे, ठीक है। अब आपका क्रेडिट है, लोन अकाउंट में क्रेडिट कैसे करेंगे, एनआरओ अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स क्या हो, जैसे आपका जो लोन अमाउंट है, अगर आपको उसको क्रेडिट करना है अपने लोन अमाउंट में, उसको खत्म करने के लिए, तो जो आपके एनआरओ अकाउंट्स हैं केवल वही परमिटेड होते हैं, एनआरई अकाउंट और एफसीएनआरबी अकाउंट परमिटेड नहीं होते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ लोन आपका कितना है, जो लोन अगेंस्ट एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट के बेसिस डिपॉजिट्स पे आपको देते हैं वो अप टू 100 लाख होता है आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से, बाकी तो फिर देखा जाता है, ठीक है। मार्जिन आपका कितना रहता है, रीजनेबल मार्जिन रहता है, जिसके केस टू केस बेसिस पे आप डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका क्या है, रीपेमेंट है, ठीक है। रीपेमेंट क्या हुआ, रीपेमेंट जैसे आपका लोन क्या हुआ, आपने इन्वर्ट रेमिटेंस करा रखी है तो ऑटोमेटिकली आपका जो भी रीपेमेंट है वो कटता रहेगा उसमें से, ठीक है। फॉरेन करेंसी लोन इन इंडिया, अब मान लीजिए तो हम डोमेस्टिक करेंसी में बात कर रहे थे, अगर किसी को फॉरेन करेंसी में अपना लोन करना है इंडिया में तब क्या करेंगे। अब देखिए फॉरेन करेंसी में आप लोन की बात कर रहे हो ना, तो क्या होता है ना, इसमें एफसीएनआरबी में जो भी आपके फंड्स होते हैं
उसके अगेंस्ट में आप फॉरेन करेंसी में लोन ले सकते हो, लेकिन थर्ड पार्टी को नहीं मिलता डिपॉजिट करने पर, केवल अकाउंट होल्डर को मिलता है। मतलब आपने मान लीजिए अगर कोई पावर ऑफ अटर्नी दे रखी है किसी को तो नहीं, उसके डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने पे नहीं मिलेगा। आपको पर्सनली अपने डॉक्यूमेंट्स, जो अकाउंट होल्डर है वो पर्सनली सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। आपका मैच्योरिटी जो होता है लोन का वो एग्जिट नहीं करना चाहिए, मैच्योरिटी डेट ऑफ डिपॉजिट जिस दिन आपने जमा किया है। लोन देखिए, जो ये फॉरेन करेंसी का लोन दिया जाता है ये इन्वेस्टमेंट पर्पस में, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा कोई भी रीजन होगा तो उसमें आपको ये लोन सैंक्शन कर दिया जाता है, ठीक है। और देखिए रिपेमेंट कैसे करेंगे, या तो आप फॉरेन से जो पैसा आ रहा है उसके थ्रू रिपेमेंट करेंगे, ये इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है डिपॉजिट स्लिप का उस पर वेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए लोन थर्ड पार्टी को ले रही है, कैसे होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉरेन एक्सचेंज तो होता नहीं है इसमें कोई, ठीक है। आप क्या करते हो कि एनआरई अकाउंट से एनआरओ में या उसमें इसमें करके कर सकते हो, ठीक है। अब बाकी आपका क्या है, पर्सनल पर्पस से अगर आपको लोन चाहिए थर्ड पार्टी को तो ही ये लोन मतलब प्रोसेस करा जाता है, ठीक है। और जो नॉन रेजिडेंट डिपॉजिटर होते हैं ये अपने खुद से जो लोन के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। अब क्या वो पावर ऑफ अटर्नी के बेसिस पे लोन नहीं करना है, ये मैंने लास्ट अभी जो बताया था लाइन में बता दिया था, ठीक है। अब हाउसिंग लोन करना है, रुपये में चाहिए नॉन रेजिडेंट इंडियंस को, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आप देख लोगे जो भी क्वांटम ऑफ लोन है, मार्जिन मनी जितना भी है वो सब लेके रिपेमेंट लेके एक अंदाज़ा लगा लोगे, ठीक है। तो फिर हाउसिंग लोन इस हिसाब से उनको मिलता है, ठीक है। कि क्या होगा, जो आपके एनआरई एफसीएनआर अकाउंट्स है उसमें क्रेडिट नहीं होगा ये लोन, किस में जाएगा, एनआरओ अकाउंट में, क्योंकि मैंने बोला ना डोमेस्टिक करेंसी इंडियन करेंसी की बात हो रही है तो इंडियन करेंसी में ही हमेशा वहीं जाता है, ठीक है। अब बाकी क्या है, रेमिटेंसेज आप कर सकते हैं इजीली, अगर बाई चांस कोई इश्यू आता है तो आपके एनआरई और एफसीएनआर बी अकाउंट से वो पैसा उठ भी जाता है, तो इतनी वो वैसी वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसी के साथ क्या है, हमारा ये जो यूनिट था, थर्ड यूनिट ये कंप्लीट हो गया है। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता के बोल सकते हो, कोई सजेशन देना है वो भी दे सकते हो तो ये कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।